हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझ रहे हैं इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ में क्या संबंध है, यानी रिलेशन बिटवीन म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं राष्ट्रीय विधि में संबंध। राज्य विधि राज्य के भीतर के आचरण को नियंत्रित करती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्र के संबंध को नियंत्रित करती है। अंतर्राष्ट्रीय तथा राज्य विधि के संबंध में 5 प्रमुख मत हैं। पहला जो है एकत्ववाद यानी मोनिज्म। इस मत को मानने वाले विधि शास्त्र विधि की आंतरिक रचना के वैज्ञानिक विश्लेषण पर जोर देते हैं। उनके अनुसार संपूर्ण विधि एक इकाई के रूप में है जिसमें बंधनकारी विधि के नियम होते हैं, चाहे वे राज्यों पर, व्यक्तियों पर या दूसरी इकाइयों पर लागू हों। स्टार्क ने अपने मत का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है: विधि का विज्ञान ज्ञान के क्षेत्र है और क्रिया निर्णयात्मक बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है या नहीं। एकत्ववाद बताने वाले विधि शास्त्रों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि के नियम एक विधि की प्रणाली द्वारा आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि के नियम एक विधि की प्रणाली द्वारा आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि दोनों ही एक विधि के दो भाग हैं जो पूरे मनुष्य समुदाय पर किसी न किसी रूप में लागू होते हैं। संक्षेप में यदि विधि का अंतिम विश्लेषण करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सब विधियों की जड़ में व्यक्ति है, अर्थात सभी प्रकार की विधियां व्यक्तियों के लिए ही बनती है। आगे हम बात करते हैं दूसरा जो सिद्धांत है, दूसरा प्रिंसिपल जो है द्वैतवाद यानी ड्वेलिज्म। द्वैतवाद को मानने वाले विधि शास्त्रों के मत में अंतर्राष्ट्रीय तथा राज्य विधि अलग अलग हैं। एकत्ववाद सिद्धांत पर ही बहुत समय तक विधि शास्त्रों का विश्वास था, क्योंकि एकत्ववाद प्राकृतिक विधि से विशेष रूप से प्रभावित था। परंतु 9वीं शताब्दी के कुछ दार्शनिकों ने राज्य की इच्छा की प्रभु संपन्नता पर जोर दिया। इन विद्वानों ने राज्य की इच्छा की धारणा हीगेल नाम के सिद्धांत से ली तथा इसका विकास किया। यह विचार आधुनिक युग में आधुनिक राज्यों की विधायी संस्थाओं के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के विकास पर आधारित है। इस मत के प्रमुख प्रवर्तक ट्रिपल तथा एंजेलाटी है। आगे हम बात करें तीसरा जो प्रिंसिपल है विनिर्दिष्ट ग्रहणीकरण मत यानी स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। अस्तित्ववादियों के मत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्रत्यक्ष रूप से राज्य विधि के क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता। इसको लागू करने के लिए आवश्यक है कि इसको विशिष्ट रूप से राज्य विधि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के लिए आवश्यक है कि उन्हें राज्य विधि अपनी विशेष प्रक्रिया द्वारा स्वीकृति प्रदान करे। इसमें केस लॉ है, बहुत महत्वपूर्ण केस है। जाली जॉर्ज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन के वाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी मानवीय अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविधा के बारे में कहा है कि राज्य पक्षकारों की सकारात्मक प्रतिबद्धता से गृह में विधायी कार्यवाही प्रेरित होती है, परंतु इससे पर संविधा स्वतः ही भारतीय विधि का प्रयोज्य भाग नहीं बन जाती। चौथा जो थ्योरी है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी यानी रूपांतरवाद। इस मत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों के नियमों को राज्य विधि के क्षेत्र में लागू करने के पहले इनका रूपांतर आवश्यक है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संधियों के नियम राज्य विधि के क्षेत्र में तभी लागू किए जा सकते हैं जबकि राज्य विधि द्वारा इनका रूपांतर किया गया हो। संक्षेप में, जब एक राज्य विधि ऐसे नियमों को वैधता प्रदान नहीं करती तब वे राज्य विधि के क्षेत्र में लागू नहीं किए जा सकते। जो पांचवा थ्योरी है समर्पणवाद थ्योरी, डेलीगेशन थ्योरी। जैसे कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, रूपांतरवाद की बहुत से विधि शास्त्रियों ने आलोचना की है। इन आलोचकों के अनुसार
अंतर्राष्ट्रीय विधि के संवैधानिक नियमों द्वारा प्रत्येक राज्य के संविधान को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया है कि वह स्वयं निर्धारित करे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संविदा यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियां राज्य विधि के क्षेत्र में किस प्रकार लागू की जाएंगी, अतः किस प्रकार के नियमों का सृजन होता है। वरन विधि निर्माण करने के एक एकल कृत्य को बढ़ा दिया जाता है और राज्य विधि की संवैधानिक आवश्यकताएं विधि निर्माण की एकात्मक कार्यविधि की केवल एक भाग होती है। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जब कोई नया राज्य राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनता है तो यह राज्य अपनी इच्छा के बिना भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। वास्तव में प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी विधि तथा संविधान को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार ही बनाए। दूसरा पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट, जो देश अंतर्राष्ट्रीय विधि को अपनी राज्य विधि का ही एक भाग मानते हैं, यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस विधि का स्पष्टीकरण करता है तो यह स्वतः निष्पादित सेल्फ एग्जीक्यूटरी इस अर्थ में हो जाता है कि उक्त स्पष्टीकरण राज्य विधि का एक भाग बन जाता है। तो इस वीडियो में हमने समझा इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ में क्या संबंध है।